हीरो। नमस्कार, डीडी न्यूज के प्राइम टाइम शो मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें नजर डालेंगे कि कोलकाता का क्रोध थमने का नाम नहीं ले रहा। कल हुए नबन्ना में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की लाठीचार्ज को लेकर आज भाजपा ने 12 घंटे का बंगाल बंद का आह्वान किया और सुबह 6 बजे से ये विरोध जारी है। इसके अलावा जिन खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो है डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर। आज केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य सचिव एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा खबरें खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत से भी होंगी। और इस अगले 1 घंटे मेरा साथ देंगे मेरे सहयोगी मुकुल शर्मा। मुकुल, सुप्रभात। सुप्रभात भावना, और तमाम दर्शकों को बताएंगे ना सिर्फ ये खबरें बल्कि बात करेंगे बदलते मौसम के मिजाज को लेकर भी। गुजरात की अगर खासतौर से बात की जाए, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है और आज से आगाज हो रहा है पेरिस पैरालंपिक का भी, इसके बारे में भी हम तमाम जो खबरें हैं अपने दर्शकों को दिखाएंगे, साथ ही उनको बताएंगे और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज यानी हेडलाइंस पर। भाजपा का 12 घंटे का बंगाल बंद सुबह 6 बजे से जारी। कल हुए नबन्ना मार्च पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ बंद। कोलकाता में बढ़ाई गई सुरक्षा। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गृह और स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आज। राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक आज। बैठक में कई अहम परियोजनाओं की हो सकती है समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई आज। पीएमएलए के तहत ईडी की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की शक्तियों पर उठाए गए हैं सवाल। गुजरात के सभी जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। मोरबी समेत राज्य के ज्यादातर डैम में पानी का ओवरफ्लो। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हाथ को पलटने के मामले में फिर से आरोप। ट्रंप के खिलाफ विशेष वकील जैक स्मिथ ने नया अभियोग किया दायर। खेल जगत से पेरिस में पैरालंपिक खेलों का आज होगा आगाज। भारत ने भेजा अब तक का सबसे बड़ा दल। 12 खेलों में भारत के 84 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। और शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोलकाता का क्रोध थमने का नाम नहीं ले रहा। रेप हत्या पर आक्रोश है लेकिन ममता सरकार खामोश है। भाजपा का 12 घंटे का बंगाल बंद आज सुबह से शुरू हो गया है। कोलकाता में भाजपा नेता अग्निमित्र पॉल राज्य सरकार के विरोध में भाजपा द्वारा बुलाए गए बंद की समीक्षा करने नजर आई। और खासतौर से इस बीच सिलीगुड़ी पे भाजपा के बंद का असर देखने को मिल रहा है। सिलीगुड़ी में दुकानें बंद नजर आ रही हैं, साथ ही सड़कों पर काफी कम लोग नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भी तैनात दिखी। भाजपा ने कल नबन्ना मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस की बर्बर कार्रवाई के विरोध में आज बंद का ऐलान किया है। भाजपा ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि बेटी को न्याय दिलाने के स्थान पर ममता सरकार की पुलिस राज्य के शांति प्रिय लोगों के साथ बर्बर व्यवहार कर रही है। भाजपा ने ममता बनर्जी के इस अन्याय के खिलाफ बंद रखा है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल सरकार ने राज्य के लोगों से इस बंद में भाग नहीं लेने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले बंद के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित ना हो। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टर्स, युवाओं और महिलाओं के साथ किए गए हिंसक व्यवहार पर ममता बनर्जी सरकार पर निर्ममता और तानाशाही की सारी हदें पार करने का आरोप लगाया है।
तो भाजपा का 12 घंटे का बंगाल बंद आज सुबह से शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक ये बंद रहेगा। और ये बंद इसलिए रखा गया है कि कल जो नौबन्ना में जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला, उस प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले फेंके और उसके बाद उसके खिलाफ भाजपा ने यह आह्वान किया कि आज सुबह 6 बजे से बंगाल को बंद रखा जाएगा। कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, जिस तरीके से हम कोलकाता में देख रहे हैं, पिछले 3 सप्ताह से आक्रोश जारी है। 8 से 9 अगस्त के बीच जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का मामला सामने आया और उसके बाद से 3 हफ्ते से लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन कल जो बंगाल में हमने देखा वो इससे पहले बहुत कम देखा गया है प्रसन्नजीत। लेकिन आज जिस तरीके से बंद का आह्वान किया गया है, ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शन करें तो ठीक, विपक्ष करे तो ठीक नहीं। और देखिए भावना, 2-3 बातें मैं कह दूं। पहली बात तो यह है कि सरकार की तरफ से बताया गया है कि अगर आज के दिन कोई अपना दफ्तर में ना पहुंचे तो उनका जो आज छुट्टी के हिसाब से माना नहीं जाएगा, ये उनका सैलरी कट किया जाएगा। तो ये दबाव लोगों के ऊपर है, पहली बात। दूसरी बात है, भाजपा की तरफ से जो बंद बुलाया गया है उसमें कल जिस तरह से पुलिस का बर्बरता हमने देखे हैं, इसका विरोध में भी है। लेकिन साथ ही जो पीड़िता के साथ बर्बरता हम देखे थे 9 तारीख को, उस पीड़िता के लिए जो जस्टिस है, वो जस्टिस की मांग लेकर भी है। तो मतलब ऐसा ना हो जो ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि पूरे लोगों की जो आक्रोश है, जनता के मन में जो दर्द है, वो आक्रोश और दर्द को राजनीति में तब्दील कर दे, ये ना हो पाए, ऐसा कोशिश भी बीजेपी की तरफ से है कि बार बार उसी के ऊपर फोकस करे कि वी वांट जस्टिस। और पीड़िता और उनके परिवार के साथ जिस तरह की दुर्व्यवहार किया गया है बाद में, ये धीरे धीरे सामने आ गए हैं जी। तो इसीलिए ये भी एक जरूरी मुद्दा है आज के लिए। बिल्कुल। और तीसरी बात ये है कि हाँ बोलिए अजय, मुकुल सॉरी जी बिल्कुल। लेकिन आज जब बंद की हम बात कर रहे हैं और अभी तक की जो तस्वीरें हमने देखी हैं उनमें इसका असर भी नजर आ रहा है। क्या स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं अलग अलग इलाकों में? देखिए, मैं पूरे बंगाल के जितने सारे जिला है सुबह से उसी का मॉनिटरिंग कर रहा था। और हमारे जो पत्रकार बंधु है, जो सहयोगी है जिला जिला में, उनका कहना है कि लोगों ने चाहे रास्ते पे कितना भी गाड़ी हो, सरकार की दबाव के कारण, तृणमूल कांग्रेस के दबाव के कारण रास्ते पे जितना भी गाड़ी हो, लोग अपने मन से पीड़िता का साथ देते हुए इस बंद में शामिल हुए हैं। तो ये जो है, जो कुछ भी लोगों का कहना है कि जो कुछ भी आप रास्ते पे देखेंगे, मेरा पत्रकार बंधुओं का कहना है, जो कुछ भी आप रास्ते में देखेंगे वो सरकार की डर से और तृणमूल कांग्रेस की डर से। लेकिन जब आम जनता से बात किया जा रहा है, सारे के सारे लोगों के मन में दर्द और पीड़ा अभी भी जगा हुआ है। अभी भी पीड़िता के लिए जस्टिस की गुहार मांग रहे लोग। और एक ही साथ कल जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता दिखाई उसके खिलाफ, ये दोनों के खिलाफ लोगों की। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह बताया गया कि किसी जगह पे कोई जोर ना दिखाए, कोई जबरदस्ती ना करे, विनती करके लोगों का जो कॉन्शियस है, लोगों का जो विवेक है, उस विवेक अगर लोगों को ये बंद में शामिल होने के लिए कहते हैं तो लोग इस बंद में शामिल हो, नहीं हो चाहते हैं तो नहीं शामिल हो। लेकिन पीड़िता के लिए जो न्याय की मांग है और पुलिस बर्बरता के खिलाफ, ममता बनर्जी की बर्बरता के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है, ये जारी रहेगा। मुकुल जी प्रसन्नजीत, इसके साथ साथ अगर प्रसन्नजीत बेटी की न्याय की बात करें तो जांच जारी है, सीबीआई जांच कर रही है। इसके अलावा ईडी की एंट्री भी हो गई है और कहीं ना कहीं ममता सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब सवाल है वित्तीय अनियमितताओं से भी जुड़ा हुआ। भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही है राज्य सरकार पे कि कई बड़े लोग इसमें लिप्त हैं और कई बड़ी साजिशें इसके तहत की गई हैं। देखिए भावना, इसीलिए ना ममता बनर्जी पूरी तरह से घबरा हुई है। उनका ये इस तरह से, मैंने जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरह की विरोध
अपने खिलाफ इस तरह के आक्रोश ममता ने कभी देखे नहीं है। लोगों की मन में एक मजेदार बात यह है कि कल एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि चंद हजार लोग कल की जो नवान्न मार्च है, नवान्न मार्च में शामिल हुए थे, लेकिन ये चंद हजार लोगों को रोकने के लिए 6 से 8 हजार पुलिस कर्मियों को लगाया गया था। तो लोगों के मन में सवाल है कि ये चंद हजार लोगों को रोकने के लिए अगर 6 से 8 हजार पुलिस रखा गया था, तो 14 और 15 अगस्त रात को आरजी कौर के सामने जो कुछ चंद लोग जो अस्पताल में घुस के तोड़फोड़ की काम किए हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस का जो पुलिस वहां पे थी, उस पुलिस का क्या रवैया रहा। तो अब जो भी कदम ममता की तरफ से उठाया जाए, हर कदम के ऊपर सवाल है, क्योंकि ये आज लोगों को पूरी तरह से लोगों के सामने साफ हो गया है कि 9 तारीख से पूरे घटना को दबाने की कोशिश किया है जी ममता सरकार ने, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश किया है ममता सरकार ने। मुकुल जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक तानाशाही वाला जो रवैया है वो देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल सरकार का, और जिस तरीके से जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, बल का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां भांजी गई, और उसके बाद आज जो बंद का असर है वो भी दिख रहा है। अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए प्रसन्नजीत, हमारे जो दर्शक हैं उनको भी हम यहाँ दिखाना चाहेंगे किस तरीके से बंगाल बंद का जो असर है वो अब नज़र आ रहा है। अलग अलग इलाकों की अगर खासतौर से बात की जाए, जैसा आप भी बता रहे थे कि हर एक ज़िले की अगर बात की जाए, क्योंकि जो सरकार है उसने भी कहीं ना कहीं एक दबाव बनाया है, सरकारी जो प्रशासन में जो लोग शामिल हैं कर्मचारी के, उनको आना होगा, लेकिन उसके बावजूद कोलकाता, हावड़ा और सिलीगुड़ी, ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो बंद है उसका असर नज़र आ रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के सामने कोलकाता, हावड़ा और सिलीगुड़ी की, जहां बंद का असर सुबह 6 बजे से दिखना शुरू हो गया। भाजपा के आह्वान पर आज बंगाल बंद रखा गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये विरोध जारी रहेगा। आपको बता दें कि ये विरोध कल नौबन्ना में हुए विरोध मार्च में जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता की गई, पुलिस ने लाठी चार्ज भांजा, इसके अलावा आंसू के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, 19 एल्यूमिनियम की बैरिकेडिंग लगाई गई, ड्रोन से तफ्तीश की गई, और उसके बाद टीएमसी की सांसद ये कहती हैं कि प्रदर्शनकारी पिकनिक मनाने गए थे। तो ये तरीका जो है टीएमसी की तरफ से लगातार आ रहा है कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर इस तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि देश भर में इस समय विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है 8 से 9 अगस्त के बीच जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या मामले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इससे पहले डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल की थी, लेकिन आज बंगाल में 12 घंटे का भाजपा के आह्वान पर बंगाल बंद रखा गया है। बिल्कुल, और उसी की तस्वीरें जो हैं आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो हालात हैं बंद के बाद नज़र आ रहे हैं, और खासतौर से इन तस्वीरों में हम देख भी सकते हैं कि कैसे ना सिर्फ व्यापक बंद का असर, बल्कि अगर बात की जाए जो बीजेपी की नेत्री हैं वो किस तरीके से हम देख सकते हैं लोगों से हाथ जोड़कर, क्योंकि ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो बंद का आह्वान है, इसमें सीधे तौर पर बीजेपी ने कहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से हम ये कर रहे हैं, कम से कम पश्चिम बंगाल सरकार जो है ये तो करने दे। जी, और मांग सिर्फ यही है कि बेटी को न्याय मिले, और साथ ही साथ भाजपा और विरोध प्रदर्शनकारी यही मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। आइए इससे जुड़ी एक प्रतिक्रिया भी है, आपको सुना देते हैं। आज जिस तरह से पुलिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमान्य किया है, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल दिया है कि आरजी का रिलेटेड इश्यू में शांतिपूर्ण मिছিল में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग देखे हैं पूरा निरस्त्र स्टूडेंट, बुजुर्ग, बच्चों, उसके ऊपर पुलिस उठा के पत्थर उठा के फेंक रहे। उसका पिक्चर मेरे पास है, लाठीचार्ज किया है। और आप अगर हम लोग प्रतिवाद करेंगे तो आप पुलिस का अत्याचार करेंगे और हम लोग प्रतिवाद भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं चल सकता है। तो हमारा प्रतिवाद चलेगा, और मिनती करके हाथ जोड़ करके प्रतिवाद आज का बंद। दूसरा पार्टी जैसा गाड़ी आए तो पत्थर मार के गाड़ी का कांच तोड़ दिया, ये हम लोग नहीं करते हैं, ये हमारा पार्टी हमको सिखाया नहीं। हाथ जोड़ के मिनती करके बोल रहा है।
और प्रसन्नजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे, प्रसन्नजीत, कोई भी जनता खुशी खुशी तो सड़कों पर आती नहीं। यहाँ बेटी के न्याय की बात है, इसीलिए सड़कों पर आया जा रहा है, न्याय मांगा जा रहा है, एक ही नारा लगाया जा रहा है, वी वांट जस्टिस। देखिए भावना, ममता बनर्जी इसीलिए किसी ना किसी तरह इस लड़ाई को समाज से अलग करके राजनीति की दायरे में लाने की कोशिश में लगी हुई है कि ममता को समझ में आ गया है कि बंगाल की जनता की दिल में चोट पहुंचा है और उनकी हरकतों के कारण ये चोट पहुंचा है, ये चोट लागा है। तो जो चोर उनको सबसे ज्यादा पता होता है कि वो चोर है, तो अब ममता को पता है कि उन्होंने किस तरह से पूरी घटना को दबाने की कोशिश की है। ममता से ज्यादा किसी को पता नहीं है। तो इस समय पे उनका इसीलिए ये कोशिश है कि कैसे भी हो कि समाज के और जनता की मन से ये निकलकर इसको राजनीति की दायरे में लाया जाए, तो ये जो बेटी के लिए न्याय मांगना ये बंद हो जाए और ये सिर्फ राजनीति की लड़ाई के बीच में रह जाए। इसी कोशिश में ममता बनर्जी लगी हुई है और इसी कोशिश में उन्होंने पुलिस को भी इस्तेमाल कर रही है। भावना, बिल्कुल प्रसन्नजीत, और खासतौर से क्योंकि हमने देखा अभी जो भाजपा की नेता थी अग्निमित्रा पॉल, उन्होंने सीधे तौर पर ही कहा कि लगातार हम लोगों से विनती कर रहे हैं कि अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आ सकते हैं, स्वेच्छा से आ सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि जो लोग हैं वो स्वेच्छा से इस बंद में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो कहीं ना कहीं तानाशाह रवैया है ममता बनर्जी का, वो लगातार जारी है। फिलहाल आज के बंद की अगर बात की जाए, क्या आज भी पुलिस की तैनाती कुछ इस तरीके से की गई है जिस तरीके से कल हमने देखा था, पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया था और उसके बाद जैसे ही लोग प्रदर्शन जो कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से वो पहुंचे तो उन पर लाठियां भांजी गई थी? देखिए, आज दो तरफा तैनाती किया गया है। एक तरफ पुलिस को तैनात किया गया है और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की जो समर्थक है उन लोगों को भी तैनात किया गया कि अगर किसी जगह पे लोग स्वेच्छा से ये बंद को पालन करने में लगे तो वहां पे जाके जबरदस्ती दुकान खुलवा दे, या किसी जगह पे बीजेपी की तरफ से कोई बैरिकेटिंग, जो लोकतांत्रिक तरीके से बैरिकेटिंग किया जाता है, ऐसा कुछ बैरिकेटिंग किया जाए तो पुलिस जाके वहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटा दे। तो इस तरह से दो तरफा तैनाती ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से किया गया है। सरकार की तरफ से पुलिस को और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अपने समर्थकों को, ये दो तरह की है। लेकिन अभी तक मेरे पास जो कुछ भी खबर है, उत्तर में दार्जिलिंग या अलीपुर द्वार से लेकर दक्षिण में सुंदरबन तक लोगों ने अपने दिल का पुकार सुनकर और बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज की इस बंद में शामिल हो रहे हैं। जितना वो ऊपर से सरकार की तरफ से ये दबाव डाला गया, जितने सारे सरकारी परिवहन व्यवस्था है, मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, उनके जितने गाड़ियां हैं वो रास्ते पे रहे, जितना प्राइवेट ऑपरेटर्स है, मैं आपको दिखाऊंगा, अगर ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक बस स्टैंड है प्राइवेट ऑपरेटर्स, यहाँ पे सारे बस खड़ी है। अब करीब कितना बजे हुए हैं, 8:15 बज चुका है। ये सारे बस बाहर होनी चाहिए, लेकिन ये सारे बस अपने स्टैंड पे लगा दिए हैं अपने मालिकों ने। तो मालिक के ऊपर जो भी दबाव है, ये दबाव तो है, लेकिन फिर भी जो मालिक है उन्होंने इस बंद में शामिल होने के लिए इस तरह से ये बस स्टैंड में बस खड़ी कर दिए है। भावना जी, प्रसन्न जी, तो कई जगहों पर बंद का असर दिखने लगा है। सुबह 6 बजे से बंद जारी है। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे प्रसन्नजीत। तमाम अपडेट के लिए फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर अगर बंगाल की बात की जाए तो आपने जान लिया किस तरीके से जो बंद का असर है वो यहाँ नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे संवाददाता जो कि बता रहे थे कि दबाव भी डाला जा रहा है और उसी वजह से इस दबाव के बावजूद भी लोग जो है लगातार इस बंद में शामिल हो रहे हैं। बढ़ते हैं अब आगे, बात कर लेते हैं इसी मुद्दे से जुड़ी हुई डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव की सह अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। और खासतौर से इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे। बैठक में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में अल्पकालिक उपायों पर चर्चा की जाएगी।
इससे पहले कल डॉक्टरों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में व्यक्तियों और विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगने के लिए अपनी वेबसाइट पर NTF के लिए सुझाव शीर्षक के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया है। राष्ट्रीय पोर्टल पर सुझाव मिलने शुरू भी हो गए हैं। प्राप्त सुझावों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कार्यबल के सदस्यों के विचार विमर्श के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही NTF सदस्यों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव विभिन्न प्रमुख हितधारकों के साथ इस पर व्यापक परामर्श करेंगे। और फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा बुलेटिन में। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे बार PM बनने के बाद आज पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। और मंत्रालयों के बंटवारे के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सरकार की प्राथमिकताओं, नीतियों और कार्यक्रमों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं इस बैठक में कई अहम परियोजनाओं की समीक्षा भी हो सकती है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जैसे समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। और आइए अब बात करते हैं जनादेश यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले कुल 279 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन वापस लेने का समय 30 अगस्त तक है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जो हमारी फाइनल फिगर्स हैं वो ये हैं कि AC 51 में 16 कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी नामांकन दर्ज किया है। इसके अलावा AC 52 में भी 16 कैंडिडेट हैं और AC 53 डोडा वेस्ट में 9 कैंडिडेट हैं। तो ये कुल मिला के टोटल 41 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नॉमिनेशंस फाइल की हैं। पार्टीज कैन स्टार्ट कैंपेनिंग इमीडिएटली, उसमें हमारा कुछ रोल नहीं है और इनफैक्ट अनाउंसमेंट के बाद से ही कई कैंडिडेट्स जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी थी। हाल ही में डोडा डिस्ट्रिक्ट में कुछ मिलिटेंसी एक्टिविटीज हुई थी और प्रेजेंस ऑफ FTs कैन नॉट बी रूल्ड आउट, तो उसके मुताबिक हमने पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। हमारे पास CAPF की काफ़ी कंपनीज आई हैं। और अब खबर झारखंड से आ रही है, जहां चंपई सोरेन ने सस्पेंस खत्म होते हुए भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर दी है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासियों के अस्तित्व की समस्या को लेकर केवल भारतीय जनता पार्टी ही गंभीर है। साथ ही अन्य दल केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ने को लेकर कहा कि पार्टी में कोई ऐसा फोरम या मंच नहीं था जहां वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर पाते तथा पार्टी के सीनियर नेता स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज बाबा तिलका मांझी और सीदो कान्हू की पावन भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है।
बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा जमीनों पर कब्जा किए जाने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने साथ ही कहा कि जिन वीरों ने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आज उनके वंशजों की जमीनों पर ये घुसपैठिया कब्जा कर रहे हैं। इनकी वजह से फूलों झानों जैसे वीरांगनाओं को अपना आदर्श मानने वाली हमारी माताओं, बहनों और बेटियों की अस्मत खतरे में है। इससे पहले चंपाई सोरेन ने एक पत्र के जरिए देश और जनता के सामने अपनी बात रखी थी। और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर। दरअसल आज पीएमएलए फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं पर इसमें सुनवाई होगी। कई याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायालय के जुलाई 2022 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई है। और इस मांग में जिसने ईडी को पीएमएलए के तहत व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और समन भेजने और साथ ही निजी संपत्ति पर छापेमारी करने की असीमित शक्तियां दी हैं। साल 2022 के पीएमएलए फैसले ने 2002 के अधिनियम के तहत ईडी को दी गई व्यापक शक्तियों की पुष्टि की थी। 2002 के अधिनियम के तहत ईडी को व्यक्तियों को बुलाने, गिरफ्तारियां करने, छापे मारने और संदिग्धों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला था। न्यायालय ने इन शक्तियों को ये कहते हुए उचित ठहराया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास देश की संपत्ति को अपराधियों से बचाने के लिए प्रभावी उपकरण होने चाहिए। और आज भारत और चिली के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। भारत और चिली के बीच दूसरी संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो वैन क्लावरीन सह अध्यक्षता करेंगे। दौरे पर आए चिली के मंत्रीगण चिली भारत व्यापार शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इसके बाद चिली का प्रतिनिधिमंडल मुंबई के लिए रवाना होगा। लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में चिली भारत का प्रमुख भागीदार है। विदेश मंत्री क्लावरीन के इस दौरे से दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग के लिए नई संभावनाएं तलाशने और साथ ही संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब बात कर लेते हैं देश के कई राज्यों में इस समय मूसलाधार बारिश कहर बनके बरपी है। मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा के अनुमान के साथ अगले 48 घंटों के लिए राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही मध्य और दक्षिण गुजरात के जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद, वडोदरा समेत कई जिलों के लिए अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी भी दी है। राज्य में राहत और बचाव अभियान जारी है। निचले इलाकों में रहने वाले 23,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
और 16,000 से अधिक लोगों को बचाया भी जा चुका है। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान गुजरात में बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। मोरबी समेत राज्य के ज्यादातर डैम में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। मोरबी में 10 जलाशयों में पानी ऊपर तक भर गया है। मच्छू डैम में 2.5 लाख क्यूसेक पानी की आवक होने पर बांध के 38 में से 30 गेटों को खोल दिया गया है। वहीं मोरबी कच्छ नेशनल हाईवे पर पानी भरने से यातायात आवागमन बंद है। तो बाढ़ की वजह से मोरबी मालिया के नमक उद्योग, खेती और रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा के मद्देनजर शाला और जाहिर में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने बचाव और आपदा प्रबंधन के लिए सेना बुलाई है। सैनिकों की टुकड़ियां देवभूमि, द्वारका, आनंद, वडोदरा, खेड़ा, मोरबी और राजकोट जिलों में तैनात की गई हैं। बचाव कार्यों के लिए राज्य भर में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 14 टीमें और राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात की गई हैं। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में पानी का स्तर भंडारण क्षमता के 87% तक पहुंच गया है। बांध के से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। राज्य के अन्य 76 बांध लगभग 100%, जबकि 46 बांध 70 से 100% तक भर चुके हैं। इसके अतिरिक्त 96 बांध हाई अलर्ट पर हैं। राज्य में इस बार बारिश औसत से 99% से अधिक हो रही है। सबसे अधिक 117 मिलीमीटर वर्षा कच्छ में और 108 मिलीमीटर वर्षा दक्षिणी गुजरात में दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने मछुआरों को 30 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। वहीं बात करें अगर मांडवी कांडला बंदरगाह की, तो यहाँ पर खतरे का संकेत लगा दिया गया है। तो लगातार बारिश जो है वो अब आफत बन चुकी है। खासतौर से गुजरात की अगर बात की जाए, सभी जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। फिलहाल क्या हालात हैं, इसको जानने के लिए आइए रुक कर लेते हैं अहमदाबाद का, जहां से हमारी संवाददाता मेघना देव फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघना, जानना चाहेंगे अगर आज के हालात की बात की जाए, लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट है, तो दूसरी तरफ तमाम जो डैम्स हैं वो भी हाई अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, कल ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एससीओसी में जो जिला कलेक्टर हैं और महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं उनके साथ एक बैठक की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। राहत बचाव कार्य में तकरीबन सेना की जो 6 टुकड़ियां केंद्र के द्वारा भेजी गई हैं वो लगी हुई हैं राहत बचाव कार्य में। उसके साथ ही 14 एनडीआरएफ की टीमें और 22 एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। और अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा राहत बचाव कार्य पंचमहाल जिले में हुआ है। सबसे ज्यादा लोगों का स्थलांतरण जो है पंचमहाल जिले में हुआ है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो अगर हम देखते हैं तो पंचमहाल जिले के अलावा हमने देखा है कि कई अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आती हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस की, वो हेलीकॉप्टर के द्वारा किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है वो सामने आई है। उसके साथ ही देखते हैं तो कुछ हाईवेज को भी बंद किया गया है। समखियाड़ी माड़िया जो हाईवे है उसको बंद किया गया है। प्रिकॉशनरी मेजर के तहत कई जगहों पर मार्ग को बंद करने की भी खबर सामने आ रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जलाशयों की जो स्थिति है, तकरीबन 209 के आसपास जलाशय हैं गुजरात में, जिसमें तकरीबन 70 के आसपास जो हैं वो अपनी कैपेसिटी के पूरे भर चुके हैं। उसके अलावा कई जलाशयों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है जिसके लिए प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जब जलाशयों के गेट खोले जाते हैं और उसके बाद जो लो लाइंग एरियाज में भयंकर पानी आ जाता है और लो लाइंग एरियाज में बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब हो जाती है, उससे किस तरीके से निपटा जाए। तो उसके लिए जो स्थलांतरण हो रहा है लोगों का, जो हम 23,800 के आसपास लोगों का स्थलांतरण की बात कर रहे हैं, वो अधिकतर उसी इलाकों से है जो कि लो लाइंग एरियाज है, जहां पर डैम के गेट खुल जाने के कारण पानी भर जाता है। तो मुकुल, अगर देखें तो यहाँ पर राहत बचाव कार्य जो है वो तेजी पे है। उसके साथ ही अगले कुछ दिनों के लिए सबसे अहम और अगर हम देखें तो सबसे क्रिटिकल समय है कच्छ सौराष्ट्र के रीजन के लिए और दक्षिण गुजरात के रीजन के लिए, जिसमें वलसाड़, नवसारी, तापी, डांग ये इलाके आते हैं। वडोदरा से दक्षिण गुजरात की शुरुआत होती है, तो वहां से अगर देखें तो दक्षिण गुजरात में और सौराष्ट्र कच्छ जैसे मोरबी और राजकोट के जो जामनगर के जो जिले हैं वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया खासतौर पर। मेघना, यहाँ सेना की भी मदद ली जा रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है। कितने लोगों को इस समय सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है? क्योंकि ड्रोन से जब हमने तस्वीरें देखी तो कई शहर इस समय टापू में बदल चुके हैं। यातायात सेवा बेहद बुरी तरीके से प्रभावित हुए। ट्रेन और हवाई सेवाओं की बात करें तो किस तरीके से प्रभावित हुई है मेघना?
बिल्कुल, अगर हम पश्चिम रेलवे की बात करें भावना, तो काफ़ी ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अगर हम स्टेट बस सर्विसेज़ की बात करें तो जामनगर या अगर देखें तो सौराष्ट्र से आने-जाने वाली कई बस सर्विसेज़ को भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि मार्ग में कई जगहों पर अगर देखें तो हवाएँ भी साथ-साथ तेज़ चल रही हैं, तो उसके कारण पेड़ धराशायी होने की भी खबरें आ रही हैं कई जगहों पर। हालाँकि प्रशासन कोशिश कर रहा है कि अगर पेड़ गिर रहे हैं, रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी पेड़ हटा दिया जाए और रास्ता सुचारू रूप से चले, यातायात ज्यादा प्रभावित ना हो। लेकिन इतनी ज्यादा बारिश के कारण जो यातायात प्रभावित हुआ है, उसके कारण एहतियात के तौर पर कई बसों की सेवाएं को भी रद्द किया गया है। उसके साथ देखें तो हवाई सेवाओं की बात करें तो कई फ्लाइट्स डिले हुई हैं, जिनकी खबर आ रही है कि कई फ्लाइट्स जो अहमदाबाद बाउंड फ्लाइट्स हैं, या अगर हम कहें राजकोट से ज्यादा फ्लाइट्स नहीं उड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर डिले देखा गया है। कच्छ से भी 1-2 फ्लाइटें दिन की उड़ती हैं, जिनमें डिलेज देखे गए हैं। तो भुज से तो अगर हम देखें तो कई जगहों पे फ्लाइट डिलेज हो रही हैं, खासतौर पर मुंबई अहमदाबाद जो ट्रेनें चलती हैं उनमें काफी ज्यादा डिले देखा जा रहा है, क्योंकि मुंबई का जो रास्ता है वो दक्षिण गुजरात होकर जाता है और वहां काफी ज्यादा पानी भर गया है। अगर हम देखें तो रेलवे की सेवाएं जहां से निकलती हैं वहां पर भी। तो ये जो है एक तरीके से देखें तो पूरा अगर हम देखें जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और अगर देखें तो लोकल ट्रांसपोर्ट पे भी प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण स्कूलों में भी छुट्टी तो यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। मेघना, गुजरात में लगातार बारिश हो रही है और इस मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई शहर इस समय टापू में बदल चुके हैं और घरों में पानी घुस चुका है। फिलहाल मेघना, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ध्यान रखिएगा। तो जाना आपने किस तरीके के जो हालात हैं वो गुजरात में नजर आ रहे हैं, क्योंकि औसतन अगर देखा जाए सामान्य से 99% अधिक बारिश जो है वहां पर दर्ज की गई है, जिस वजह से जो स्थिति अब बनी हुई है। हालांकि राहत और बचाव के तहत जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो अपने काम में जुटी हुई हैं, लेकिन क्योंकि मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है उस वजह से इसमें भी कहीं ना कहीं बाधा आ रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरीके से बारिश की जो स्थिति है वो देश में बनी हुई है। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना था गुजरात में किस तरह के हालात बने हुए हैं। वहीं गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव BC जोशी के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल बाढ़ की विनाशकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए आज त्रिपुरा का दौरा करेगा। इस दल में कृषि, वित्त, जल शक्ति, ग्रामीण विकास तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं। त्रिपुरा के राजस्व सचिव ब्रजेश पांडे ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित 72,000 से अधिक लोगों ने राज्य के 492 राहत शिविरों में शरण ली है। इनमें से 50,000 से अधिक लोगों ने गोमती जिले में लगाए गए अस्थायी शिविरों में शरण ले ली है। जिला प्रशासन इन शिविरों में खाना, पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं सहित राहत सामग्री का वितरण भी कर रहा है। राज्य के राजस्व सचिव ने कहा है कि गोमती और सिपाही जाला जिलों में राज्य आपदा मोचन बल ने 6 दल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 5 दल राहत कार्य में जुटे हुए हैं। इसके अलावा नागरिक रक्षा और आपदा मित्र के करीब 500 स्वयंसेवक भी राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि बाढ़ में अब तक 31 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 2 व्यक्ति घायल हैं और 1 लापता है। तो त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेगा आज केंद्रीय दल। करीब 31 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं और फिलहाल किस तरह की स्थिति है, कितना नुकसान हुआ है, इसका भी आकलन किया जाएगा। इससे पहले बुकुल हमने देखा है कि गृह मंत्रालय लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। अमित शाह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से भी बात की है। ये जो केंद्रीय दल है वो कृषि, वित्त, जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी इस दल में शामिल हैं और ये जायजा लेगा कि त्रिपुरा में बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसका अंदाजा लगाने के लिए इस बल की मदद ली जाएगी।
और वहीं हेमा समिति की रिपोर्ट के बाद कई महिला कलाकारों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को देखते हुए एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट की कार्यकारी समिति को भंग कर दिया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अभिनेता मोहनलाल सहित समिति के सभी 17 सदस्यों ने एक आपातकालीन ऑनलाइन बैठक के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा सौंपने वालों में मोहनलाल के अलावा अभिनेता जगदीश और आर जैन भी शामिल हैं। एसोसिएशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि समिति के कुछ सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के मद्देनजर MMA नैतिक आधार पर कार्यकारी समिति को भंग करने का फैसला किया है। 2 महीने के भीतर चुनाव के बाद एक नई समिति का गठन किया जाएगा, ये बात कही गई है। AMMA के सामूहिक इस्तीफे की घोषणा के बाद ये बात सामने आई है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के भरपूर प्रयास कर रही है और इसी क्रम में उज्जैन और जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सफल आयोजन के बाद आज से ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 28 अगस्त को होगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। निवेशकों को आकर्षित करना उद्देश्य। ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर रहेगा विशेष जोर। कई बड़े उद्योगपति होंगे कॉन्क्लेव में शामिल। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल क्षेत्र निवेश की संभावना से भरा हुआ है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में कॉन्क्लेव के आयोजन का फैसला लिया है। ग्वालियर राजधानी दिल्ली से नजदीक है और यहाँ से हर जगह की कनेक्टिविटी बेहतरीन है। ऐसे में इस कॉन्क्लेव के जरिए ग्वालियर चंबल की ओर निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। अब तक 7 देश के ट्रेड कमिश्नरों ने इसमें आने के लिए सहमति भी दे दी है। देखिए, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एक अच्छी पहल प्रारंभ की है कि रीजनल कॉन्क्लेव शुरू किए हैं और इसके कारण से उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास की दृष्टि से क्या संभावनाएं हैं और वहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि वोकल फॉर लोकल, ऐसे लोकलिटी के आधार पर भी उद्योगों की स्थापना एक अच्छा प्रयास है। स्थानीय उद्यमियों के उत्पादों को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस कॉन्क्लेव के दौरान बायर सेलर मीट भी आयोजित होगी। इस मीट के लिए लगभग 3000 उद्यमियों ने पंजीकरण करवाया है। नीदरलैंड, जाम्बिया, कनाडा, कोस्टारिका, ताइवान, टोंगो व घाना ने अब तक इसमें शामिल होने की सहमति जता दी है। इस दौरान प्रदर्शनी सेक्टर और कई प्रेजेंटेशन भी दिए जाएंगे। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को सफल बनाने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग के व्यवसायियों से मुख्यमंत्री ने वर्चुअल चर्चा भी की है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए थे। 28 तारीख को जो रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव ग्वालियर में आयोजित हो रही है, उसकी तैयारियों के संबंध में ये वीसी थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य जो आशय था वो ये जानने का था कि किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट सिनारियो जिले में बन सकता है, कौन कौन से विभिन्न सेक्टर्स हैं जहाँ की इंडस्ट्रीज को हम लोग जिले में अट्रैक्ट कर सकते हैं और जिले में क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिनके कारण हम अपनी मार्केटिंग करके बता सकते हैं कि ये जिला इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही फ्रूटफुल डेस्टिनेशन है। हम लोगों द्वारा सूक्ष्म सुझाव दिए गए, समय कम था, हमने उनको बताया कि ये मुरैना जो है गेटवे ऑफ इंडस्ट्री है एमपी का, इसमें प्रचुर संभावनाएं हैं। कुछ विकास मुरैना और ग्वालियर के बीच में अनप्लान्ड तरीके से हो रहा है, जिसको प्लान्ड तरीके से करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में उज्जैन में पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी। इस कॉन्क्लेव में 35 से अधिक कंपनियों की ओर से करीब 75,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी। इसके बाद जुलाई के महीने में जबलपुर में ये कॉन्क्लेव हुई। इस दौरान लगभग 22,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मंजूर हुए। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये कॉन्क्लेव सफल साबित होगा। मध्य प्रदेश खनिज संपदाओं से भरपूर है। मध्य प्रदेश के पास वो सब है जो उद्योग धंधे लगाने के लिए जरूरी होता है। मध्य प्रदेश में आंचलिक स्तर की व्यवस्थाओं को, वहाँ की सुविधाओं को, वहाँ की खूबियों को निवेशकों तक पहुँचाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर इस तरीके के सम्मेलन कारगर सिद्ध हो रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि ग्वालियर का ये निवेश सम्मेलन मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करेगा। कैमरामैन गौरव निरगुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल।
तो जाहिर तौर से ना सिर्फ इस तरह के कॉन्क्लेव से जो निवेशक हैं उनका तो रुझान बढ़ेगा ही, बल्कि जो राज्य का विकास है वो भी सुनिश्चित हो पाएगा। राज्य का विकास होगा तो जाहिर तौर पर देश का विकास भी सफलतापूर्वक हो सकेगा। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इसके बाद ब्रेक के बाद होंगी देश भर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें। अंदाज होगा फटाफट। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर आपको बताते हैं जो कि रेलवे से जुड़ी हुई है। दरअसल रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 8 स्टेशन के नाम बदल दिए हैं। अब फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर धाम कर दिया गया है। वारसीगंज हॉल स्टेशन का नाम अब अमर शहीद भाले सुल्तान होगा। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। वे भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव बैटिंग ऐप सट्टा मामले की जांच को आधिकारिक रूप से CBI को स्थानांतरित कर दिया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप हैं। आंध्र प्रदेश में आज से ही कैबिनेट प्रणाली लागू हो रही है। यह प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के ने विकसित की है। इसका उद्देश्य कैबिनेट बैठकों को कागज रहित प्रारूप में परिवर्तित करना है। और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी मौजूद है स्टूडियो में शहला निगार। शहला, सुप्रभात। आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या लाए हैं आज आप अखबारों के पिटारे से? प्रभात भावना और मुकुल, अगर हम अखबारों की सुर्खियों की बात करते हैं तो अधिकतर समाचार पत्रों ने जिस खबर को प्रमुखता दी है और हेडलाइंस बनाया है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फ़ोन पर बातचीत हुई है उसको PM ने रूसी राष्ट्रपति को बताया है कि उनका यूक्रेन दौरा कैसा रहा। साथ ही साथ उन्होंने यूक्रेन संघर्ष के जल्द और शांतिपूर्ण समाधान पर भारत की जो प्रतिबद्धता है उसको दोहराया है। उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा बातचीत और कूटनीति के जरिए हल किए जाने की का जो उनका नज़रिया है उससे वो उसे देखते हैं कि बातचीत के जरिए हल होना चाहिए, युद्ध कोई समाधान नहीं है। उन्होंने विशेष रणनीतिक साझेदारी को और ज़्यादा मजबूत किए जाने पर चर्चा हुई, ये भी बताया है। साथ ही साथ PM ने अपने 8 जुलाई के सफल रूस दौरे का भी इस दौरान जिक्र किया। और वहीं इसमें ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फ़ोन पर सोमवार को हुई बातचीत में व्हाइट हाउस ने ये कहा है कि दोनों नेताओं ने मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के 7 सितंबर में प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक पर जो भी चर्चा की है। व्हाइट हाउस के इस बयान से संकेत ये मिले हैं कि मोदी सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र की बैठक में शिरकत करने के लिए अमेरिका जा सकते हैं। और वहीं एक और खबर जो अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है और अपनी हेडलाइन बनाया है वो है आरजीकर अस्पताल में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई उसके खिलाफ जो छात्रों का कोलकाता में मार्च हुआ, नबन्ना मार्च, और उसे लेकर जिस तरह से पुलिस का बर्बर रवैया देखने को मिला और पुलिस के साथ जो हिंसक झड़प हुई है, पुलिस ने जिस तरह से लाठियां बरसाई हैं, आंसू गैस के गोले दागे और साथ ही साथ दर्जनों लोग घायल हुए हैं, 220 गिरफ्तार हुए हैं। पथराव के दौरान 1 दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो ये खबर जो है प्रमुखता से अधिकतर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। हमने इसे दैनिक जागरण से लिया है। साथ ही साथ अगर हम खेल की खबरों की बात करते हैं तो खेल खिलाड़ी पेज से एक खबर है कि ICC के सबसे युवा चेयरमैन बनेंगे जय शाह। जी हाँ, निर्विरोध चुने गए हैं वो और 35 वर्ष के हैं जय शाह और उन्होंने 1 दिसंबर को
निवर्तमान चेयरमैन न्यूजीलैंड के 62 वर्षीय ग्रेग बार्कले की अब वो 1 दिसंबर को जगह लेंगे, जिन्होंने लगातार तीसरी बार दावेदारी नहीं करने का फैसला किया है। तो आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन के तौर पर जय शाह होंगे। वहीं पेरिस पैरालंपिक खेलों का आज से शुभारंभ हो रहा है और भारत को अपने सबसे बड़े दल से रिकॉर्ड पदकों की उम्मीद है। ये खबर भी खेल खिलाड़ी पेज पर अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। भारत को 84 खिलाड़ियों के दल से 25 से अधिक पदकों की उम्मीद है और एथलेटिक्स में भाग ले रहे हैं 38 खिलाड़ी। तो इस समाचार पत्रों आज के समाचार पत्रों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया शैला आपका, इतनी महत्वपूर्ण खबरें जो कि आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं उनको हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों की। अंदाज रहेगा फटाफट। डोनाल्ड ट्रंप के वकील जैक स्मिथ ने नया अभियोग दायर किया है, जिसमें उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया कि 2020 के चुनाव को पलटने के प्रयासों में ट्रंप द्वारा कई कानून तोड़े गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप 10 सितंबर को एबीसी न्यूज पर डिबेट करने के लिए सहमत हो गए हैं। उत्तर कोरिया लगातार अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी क्रम में उत्तर कोरिया ने अपग्रेडेड 240 mm रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वे रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके 2 संभावित उत्तराधिकारियों कमला हैरिस और टिम वॉल्स के सामने एक शांति योजना पेश करेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ खबरें फटाफट। सीबीआई ने आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त और 4 अन्यों को विभिन्न कर निर्धारणकर्ताओं से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर भ्रामक सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि हाल ही में पेश की गई यूपीएस का एक नई योजना है और इसे एनपीएस की जगह नहीं लाया गया है। कोयला मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अब तक संचयी कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने से यह 370.67 मिलियन टन हो गया है। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। पेरिस पैरालंपिक खेलों की आज से शुरुआत होने जा रही है। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले पैरालंपिक खेलों में दुनिया भर के 4000 से ज्यादा एथलीट पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। भारत ने इस बार के पैरालंपिक में 84 खिलाड़ियों का दल भेजा है, जो पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। उद्घाटन समारोह में भालाफेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और शॉटपुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव भारत के संयुक्त ध्वजावाहक होंगे। भारत के जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। और आइए खबरें देख लेते हैं सिने जगत से भी। स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर चंद दिनों के अंदर ही 400 करोड़ का आंकड़ा घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पार कर लिया है। 13 दिनों के घरेलू बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 ने टोटल 443.5 करोड़ तक की कमाई कर ली है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार विष्णु मांचू की अगली फिल्म करप्पा के साथ अपना तेलुगु डेब्यू करने वाले हैं। फिल्म में सुपरस्टार प्रभास और मोहनलाल का भी कैमियो होने वाला है। एक्टर फरहान अख्तर ने एनिमल में रणबीर के किरदार रणविजय को बेहद परेशान करने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि फिल्मों में लीड कैरेक्टर को अल्फा मेल दिखाने का ट्रेंड बढ़ रहा है। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल भी।
तो जाना आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान का हाल, और इसी के साथ ही नया सवेरा में समय आ गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले आइए आपको छोड़ जाते हैं कुछ मनमोहक झलकियों के साथ। जीवंत हरियाली में लिपटे अजमेर और पुष्कर की विहंगम झलकियों के साथ आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। सुबह चाय की चुस्की लीजिए। इसी के साथ आपका दिन खुश रहे, खुश मिजाज रहे। इसी के साथ आप सशक्त रहें। मुझे, मुकुल और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का